नमस्कार दोस्तों, जय झारखंड। आपका अपने YouTube चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का लेक्चर झारखंड का भूगोल है तथा आज के इस क्लास में झारखंड के धरातलीय स्वरूप के अंतर्गत इसके भौतिक स्वरूप को पढ़ेंगे। साथ ही साथ झारखंड के परीक्षाओं में पूछे गए इससे संबंधित सभी प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड का धरातलीय स्वरूप के अंतर्गत झारखंड का भौतिक स्वरूप, साथ ही साथ झारखंड का भूगर्भिक संरचना को पढ़ेंगे। दोस्तों, झारखंड का जो निर्माण है आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ है एवं ग्रेनाइट तथा निस जो है इस समय की प्रमुख चट्टानें हैं। लगभग 90% भूभाग पर इसी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आज के इस क्लास में झारखंड के भौतिक स्वरूप को पढ़ेंगे। दोस्तों, झारखंड का भौतिक स्वरूप भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप निश्चित होता है और अनेक भू आकृतियों को जन्म देती है। राज्य को भौतिक विभाग के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है और इस इमेज के माध्यम से अलग अलग रंगों के जरिए सभी भागों को दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाट का पठार को ब्लैक कलर में, रांची हजारीबाग पठार को ग्रीन कलर में, बाह्य पठार को या निम्न पठार को रेड कलर में, दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र को ब्लू कलर में, साथ ही साथ संथाल परगना उच्च भूमि और अपरदित भूभाग को येलो कलर में दर्शाया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और सभी पठारों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है पाट का पठार। पाट का पठार को आप इस इमेज में देख सकते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। दोस्तों, झारखंड की धरती प्रारंभिक काल में संप्रदाय मैदान के रूप में थी, किंतु क्रीटेशियस एवं आरंभिक इयोसिन काल में हुए लावा उद्गार के कारण आधारभूत निस एवं ग्रेनाइट के ऊपर बेसाल्ट की परत चढ़ गई और धीरे धीरे मौसम के प्रभाव के कारण इस बेसाल्ट का रूपांतरण बॉक्साइट एवं लिग्नाइट के रूप में हुआ, जिससे पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ। और दोस्तों, यही कारण है कि पाट क्षेत्र में बॉक्साइट की मात्रा अधिक है। दोस्तों, लावा प्रवाह के बाद भूगर्भिक हलचलों के कारण ही छोटा नागपुर की समतल भूमि का उत्थान सर्वप्रथम पाट क्षेत्र के रूप में हुआ। क्रमशः 3 उत्थान के कारण ही यह भूभाग औसतन 900 से 1100 मीटर है और यहाँ का नेतरहाट सबसे ऊंचा क्षेत्र है। दोस्तों, पाट क्षेत्र की तुलना दक्कन पठार की मेसा आकृति से की जाती है, क्योंकि दक्कन लावा प्रवाह के द्वारा ही इन भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। लातेहार, लोहरदग्गा और उत्तरी गुमला तक इसका फैलाव है। साथ ही साथ पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा पठार है। आगे बढ़ेंगे और रांची हजारीबाग के पठार के बारे में जानेंगे, जिसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। दोस्तों, रांची हजारीबाग का पठार के अंतर्गत 2 अलग अलग पठारों रांची का पठार एवं हजारीबाग का पठार का अध्ययन करना होगा, किंतु दोनों का निर्माण काल एक ही है। रांची का पठार और हजारीबाग का पठार प्राचीन काल में एक ही थे, जो बाद में दामोदर नदी की धारा के कारण अलग हो गए हैं। अतः दामोदर नदी रांची और हजारीबाग के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। हम लोग इमेज के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं कि किस तरह से दामोदर नदी हजारीबाग और रांची के पठार को अलग करती है। रांची एवं हजारीबाग के पठार को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रांची का पठार। रांची और खूंटी क्षेत्र सामान्यतः रांची पठार के नाम से जाना जाता है। इमेज में हम लोग रांची के पठार को देख सकते हैं, जो कि रांची और खूंटी का सम्मिलित भूभाग है। यह भूभाग समतल प्राय एवं धीमी ढाल वाला क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक गांव में भूमि का 2 प्रकार मिलता है, दोन और टाड़। यहाँ ऊंचे भूभाग में बसाव है, जबकि निम्न भूभाग में कृषि खेत हैं। इस भूभाग में अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ बिखरी हुई है, जिन्हें टोंगरी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और हजारीबाग के पठार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हजारीबाग का पठार ऊंचाई में रांची पठार के ही समान है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है।
इसमें भी रांची पठार की तरह समतल प्राय और टोंगरियों से युक्त दोन और टाण भूमि सम्मिलित क्षेत्र है। अब बाह्य पठार यह निम्न पठार को पढ़ेंगे, जिसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। यह पठार रांची और हजारीबाग पठार के किनारे अवस्थित है। बाह्य पठार को हम लोग इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, यह क्षेत्र को बाह्य पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रांची पठार के दक्षिणी भाग एवं हजारीबाग पठार के उत्तरी भाग के बाहर है। निम्न पठार का तात्पर्य इसकी ऊंचाई से भी है, क्योंकि इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। परंतु पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर ऊंची है। इसे पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित माना जाता है। बाह्य पठार को भू आकृति की दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला उत्तरी बाह्य पठार एवं दूसरा दक्षिणी बाह्य पठार। दोस्तों, इस इमेज में आप लोग उत्तरी बाह्य पठार एवं दक्षिणी बाह्य पठार को देख सकते हैं। यह मध्यवर्ती भाग के उत्तर की ओर होने के कारण उत्तरी बाह्य पठार है, जबकि यह दक्षिणी भूभाग की ओर होने के कारण इसे दक्षिणी बाह्य पठार कहा गया है। आगे बढ़ेंगे और दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, दामोदर नदी और बराकर नदी दोनों ही झारखंड में स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, दामोदर नदी लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से निकलती है, जबकि बराकर नदी उत्तरी छोटा नागपुर के गिरिडीह जिला से निकलती है। किंतु दोनों बंगाल में ठीक प्रवेश करते ही बराकर दामोदर की सिर्फ सहायक नदी बनकर समाप्त हो जाती है और आगे केवल दामोदर नदी का ही अस्तित्व रह जाता है। दामोदर घाटी क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी दामोदर तथा निचला दामोदर। धनबाद का जो क्षेत्र है वह निचला दामोदर कहलाता है, जबकि हजारीबाग का जो क्षेत्र है ऊपरी दामोदर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे और संथाल परगना उच्च भूमि और अपरदित भूभाग के बारे में जानेंगे। आप लोग संथाल परगना उच्च भूमि को इमेज में देख सकते हैं। यह भूभाग 300 मीटर की ऊंचाई में विस्तृत है और इसका मुख्य भूभाग संथाल परगना के उत्तर पूर्वी भूभाग में स्थित है। संथाल परगना उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत राजमहल की पहाड़ी को पढ़ेंगे। जैसा कि राजमहल की पहाड़ी को आप इस इमेज में देख सकते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 150 मीटर से 300 मीटर है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ का पश्चिमी भाग एवं साहेबगंज का मध्यवर्ती एवं दक्षिणी भाग में है। राजमहल की पहाड़ी 2000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजमहल ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इस क्षेत्र में कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती है, जिसमें नुकीलियों पहाड़ियों को टोंगरी एवं गुंबद नुमा पहाड़ियों को डोंगरी कहा जाता है। दोस्तों, अब झारखंड के भौतिक स्वरूप से जेएसएससी एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से जेएसएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो आंसर है बेसाल्ट चट्टान। झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़कर सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो आंसर है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर है 900 से 1100 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पठारी क्षेत्र की तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है? तो इसका आंसर है पाट क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन जिला में पाट क्षेत्रों का विस्तार है? लोहरदगा, गुमला, लातेहार। तो दोस्तों इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। कौन सी नदी रांची पठार को हजारीबाग पठार से अलग करती है? तो इसका आंसर है दामोदर नदी। चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है 150 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पठार कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है? तो इसका आंसर है निचली हजारीबाग का पठार। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस भाग को पाट प्रदेश कहते हैं?
तो इसका आंसर है पश्चिमी भाग को। निम्न में से कौन राजमहल क्षेत्र की औसत ऊंचाई को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है 150 मीटर से 300 मीटर। अगला प्रश्न है, चाईबासा का मैदान पूर्व में किस पहाड़ी से घिरा हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर है ढालभूम। दोस्तों आज के इस वीडियो में झारखंड के धरातलीय स्वरूप के अंतर्गत इसके पहले पार्ट भौतिक स्वरूप को पढ़े हैं। आप इसके अगले पार्ट भूगर्भिक संरचना को नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें भूगर्भिक संरचना के सभी तथ्यों को इमेज के माध्यम से समझाया गया है। साथ ही साथ परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को कराया गया है। यदि आपको यह वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे भी आपको इस तरह का यूजफुल जानकारी मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, जय झारखंड।